जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत में राफेल फाइटर जेट के फ्यूजलाज का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए डसो एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम ने एक एमओयू साइन किया है। और यही नहीं दोस्तों, इसके लिए दोनों कंपनियों ने 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। और इस एग्रीमेंट के तहत भारत के अंदर एरोस्पेस निर्माण की क्षमता को मजबूती मिलेगी। इसके जरिए भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण सेंटर भी बन जाएगा। दरअसल भारत की इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हाई क्वालिटी और हाई प्रिसीजन वाले जो पार्ट्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। इस फैसिलिटी में दोस्तों न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी राफेल फाइटर जेट विमान के फ्यूजलाज का निर्माण किया जाएगा। अब ये समझिए दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आप देखिएगा कि पूरा राफेल फाइटर जेट भी भारत में बन सकता है और इवन इंजन भी भारत में राफेल का बनाया जा सकता है, जिसको लेकर बातचीत चल रही है। चीजें बहुत हैं जो कि समय के साथ आप सबको पता चलेंगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 2 राफेल फ्यूजलाज का रोल आउट हर महीने किया जाएगा और 2028 से पहला रोल आउट शुरू हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि डसॉल्ट एविएशन अब 114 एमआरएफ डील पर हस्ताक्षर करने के करीब है। अगर ऐसा होता है तो ये डील उसके साथ की जा सकती है। वहीं डीआरडीओ ने एक मल्टी फंक्शन रडार तैयार कर लिया है, जो कि स्पेशली सैम सिस्टम के लिए काम करता है। और ये रडार 360 डिग्री तक की दिशा में निगरानी कर सकता है। इसमें गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी बेस्ड टीआर मॉड्यूल्स लगे हैं, जो कि इसे काफी पावरफुल बनाते हैं। और ये रडार दोस्तों दुश्मनों के फाइटर जेट, उनके हेलीकॉप्टर्स, एयर टू सरफेस मिसाइलें, सबसोनिक क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स को पहचानने और ट्रैक करने में सक्षम है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की फैसिलिटी दी है, जिससे कि दुश्मनों की जैमिंग से ये बच सकता है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जा रही है और ये सिस्टम पहले से ही आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और अब भारत की आगे प्लानिंग ये है कि इस एडवांस रडार सिस्टम को जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन नेशंस हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट कुशा को लेकर अक्सर आपके मन में कई सवाल आते हैं और अब दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि बताती है कि भारत ने प्रोजेक्ट कुशा में काफी तेजी से काम करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब इस बार इसमें एक बड़ा चेंज किया गया है। दरअसल दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत जो M3 इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसकी पहली रेंज 350 किलोमीटर रखी गई थी, उसे अब 400 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। मतलब साफ है कि अब इसकी ये क्षमता रशियन S-400 सिस्टम की 40 N6E मिसाइल के बराबर हो गई है। ये मिसाइल दुश्मनों के अवाक्स, एयर टैंकर और बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खत्म कर सकती है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो 3 लेयर वाला सिस्टम बनेगा, उसमें M1 मिसाइल जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, M2 की रेंज 250 किलोमीटर है, लेकिन अब M3 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर हो गई है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है दोस्तों। कहा ही जा रहा है कि 2028-29 तक भारत का खुद का लंबी दूरी वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार हो जाएगा और ये रशिया के S-400 सिस्टम से कई मायनों में बेहतर भी हो सकता है। M3 मिसाइल की मैं बात करूं, जिसकी रेंज बढ़ाई गई है, उसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर है, जिससे कि इसकी रेंज और मारक क्षमता काफी बढ़ जाती है। इसमें हिट टू किल वॉरहेड लगा है, यानी कि सीधे जाकर टारगेट से टकराकर उसे खत्म कर देती है। आईसर सीकर इसमें, और इसे भारत के BMD सिस्टम यानी कि पैड और एड इंटरसेप्टर्स के साथ मिलकर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को भी ये मार गिरा सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ अपने ऑप्टोनिक शील्ड पर काम कर रहा है और ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है दोस्तों। दरअसल ये एक स्मार्ट नेटवर्क से जुड़ी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि जमीन और हवा दोनों से आने वाले खतरों से निपटने में बड़ी मदद करेगा। इस ऑप्टोनिक शील्ड की कई खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रल ईओ ट्रैकिंग साइट से लैस है, जो कि टारगेट को पहचानने और ट्रैक करने में काफी सटीक है। इसमें एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी है, जो कि हमारे सैनिकों को स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। और ये सिस्टम नेटवर्क इनेबल्ड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिससे कि सेना के अलग अलग हिस्सों के बीच बेहतर तालमेल हो सकता है। और ये सिस्टम जमीन से हवा में आने वाले खतरों जैसे कि ड्रोन, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इवन इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम और लंबी दूरी तक देखने वाले ईओ कैमरा लगे हैं, यानी कि इससे पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा सकती है। कई सारी टेक्नोलॉजीज इसमें शामिल की गई है, जैसे कि सैटेलाइट डेटा लिंक, रडार प्लस ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सेंटर कमांड यूनिट, पैनोरामिक डिस्प्ले, इमेजरी इंटेलिजेंस, हाई पावर लेजर डेजलर्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये पूरा सिस्टम दोस्तों यानी कि ऑप्टोनिक शील्ड मेड इन इंडिया है। वहीं डीआरडीओ अब 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का दूसरा परीक्षण जल्द करने वाला है। यह मिसाइल भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और रेंज 1500 किलोमीटर मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान को भी ये पार कर जाएगी। मतलब साफ है कि भारत इसके जरिए दुश्मनों पर काफी सटीक और छिपकर हमला कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले LRLACM का पहला टेस्ट 12 नवंबर 2024 को किया गया था। ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा था और सभी मिशन लक्ष्य इसने पूरे किए थे। ये मिसाइल दोस्तों निर्भय क्रूज मिसाइल का एक बेहतर और अपग्रेडेड वेरिएंट है
लंबाई 6 मीटर है, वजन 1 टन है और इसका डायमीटर 0.52 मीटर के आसपास है। इवन ये मिसाइल परमाणु और जो कन्वेंशनल है दोनों तरीके के हथियार ले जाने में सक्षम है, दोनों तरीके के वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। और सबसे खास बात यह कि दोस्तों ये लो लेवल पर उड़ान भरती है, जिससे कि दुश्मन के रडार को ये चकमा दे सकती है। आपको बता दें कि इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, इवन जहाजों से भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि जहाजों के लिए इसे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से लॉन्च किया जाएगा। मतलब साफ है कि ये मिसाइल अमेरिका की टॉमहॉक और रशिया की कैलिबर जैसी अत्याधुनिक क्रूज मिसाइलों की तरह होगी। इवन ब्रह्मोस मिसाइल से इसकी ज्यादा रेंज होगी। इवन भारतीय सेना और वायुसेना भी इसका इस्तेमाल करेंगी। बाकायदा दोनों सेनाओं को इसकी खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी मिल चुकी है और ये LRLACM मिसाइल भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है। इसके अलावा दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में LCA तेजस मार्क 1 का इस्तेमाल किया गया था। इसे लेकर भी कुछ अपडेट सामने आई है, जिसने कि पाकिस्तान के JF-17 को मात दी और दुश्मन के फाइटर जेट पर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को लॉक कर दिया। इस दौरान दोस्तों HAL का तेजस एक साइलेंट योद्धा बनकर सामने आया है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर तेजस फाइटर जेट को डिप्लॉय किया था। इसने कई कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोल्स और क्लोज एयर सपोर्ट मिशनों में काम किया और ये घटना दोस्तों उरी सेक्टर में हुई, जहां पर तेजस फाइटर जेट ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर को इंटरसेप्ट कर दिया था। तेजस ने अपने बेहतरीन एवियोनिक्स और पायलट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए JF-17 को पीछे छोड़ दिया। इवन तेजस के फायर कंट्रोल रडार ने पाकिस्तान के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को लॉक कर दिया। हालांकि नियमों के कारण सीधा हमला तो नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर जेट को वापस लौटना पड़ा। मतलब साफ है कि तेजस फाइटर जेट को यहाँ पर चुपचाप एक बड़ी जीत मिली। तेजस में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि उत्तम आईएस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इसके अलावा भारतीय मिसाइलें जैसे अस्त्रा और डर्बी मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं। इवन नाइट ऑपरेशंस के लिए तो ये फाइटर जेट काफी भरोसेमंद माना जाता है। तो मतलब साफ है कि तेजस फाइटर जेट भी कॉम्बैक्ट प्रूवन हो गया है ऑपरेशन सिंदूर में। आखिरकार चाइना को भी मानना पड़ गया कि भैया उनका HQ-9B और HQ-16 मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस को रोकने में फेल हैं। ऑफिशियली चाइना ने अब ये बात मान ली है, कंफर्म कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान रोतावान के पास पहुंचा था कि भैया तुमने हमें चूना लगा दिया और भारतीय मिसाइलों ने हमें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया, हमारे एयरफील्ड्स खत्म कर दिए, उनको डैमेज कर दिया। ऐसे में चीन ने भी साफ तौर पर कह दिया कि भैया ये सिस्टम जो है वो इतनी तेज और एडवांस मिसाइलों को रोकने के लिए नहीं बनाए गए थे। भाई भले ही HQ-9B की लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है। चाइना तो इसका कंपैरिजन अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम के साथ करता है। HQ-16 भी 40 किलोमीटर तक के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, लेकिन ये सारे सिस्टम फेल हो गए क्योंकि ब्रह्मोस जो कि एक तेज और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली और मैनूवर करने वाली मिसाइल है, उसके आगे चीनी सिस्टम्स फेल हो गए। इसके अलावा चाइना ने दोस्तों ये भी कहा कि भैया तुम लोगों को ट्रेनिंग शायद सही तरीके से नहीं आई या तो तुमने इसको सही तरीके से ऑपरेट करना नहीं सीखा होगा, तब भी एक ये दिक्कत हो सकती है। हालांकि चाइना भी बहाना तो देगा ही कुछ ना कुछ अपने इस वफादार, आगे आप समझ सकते हैं उसे। यही वजह है कि पाकिस्तान अब तुर्की के सेपियर 1 और सेपियर 2 डिफेंस सिस्टम को खरीदने की दिलचस्पी दिखा रहा है। और इवन दोस्तों यहाँ से चाइना को एक बड़ा नुकसान भी होने वाला है। करीबन $20 अरब का जो उसका डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अब खतरे में आ गया है। जैसे कि चाइना ने दावा किया था कि उनका HQ-9B अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम के बराबर है, लेकिन अब उसकी ये धमक जो है फीकी पड़ गई है। खुद चाइना के इंटरनल डिफेंस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं दोस्तों बांग्लादेश ने अब अपने यहाँ आर्थिक संकट के चलते अपने डिफेंस बजट को 24% घटा दिया है और इवन वो तो फाइटर जेट्स खरीदने वाला था, उनकी योजना भी उसने टाल दी है। और ये कदम बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, इकोनॉमिक प्रेशर को देखते हुए उठाया। अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ज़रूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले तो ये नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहे थे और बाकायदा यूरोपीय यूनियन, चाइना, रशिया के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ स्टॉप हो गया है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि हाल ही में यूक्रेन और रशिया युद्ध को लेकर आ रही है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने कैसे FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था, उनके बम वर्षकों को खत्म करके, उनके सर्विलांस एयरक्राफ्ट को खत्म करके। लेकिन हकीकत कुछ और थी जो अब सामने आ गई है। दरअसल यूक्रेन के ड्रोन्स ने जिस जगह पर हमला किया वो एक पुराना एयरक्राफ्ट स्टोरेज यार्ड था, जहां सालों से खराब और पुराने सोवियत A-50 विमान रखे गए थे। दोस्तों बाकायदा सोशल मीडिया पर इसका वीडियो दिखाया गया है, जिसमें कि देखा जाता है कि इनमें कोई इंजन नहीं है, ज़रूरी जो उपकरण है यानी कि सिस्टम से वो हटाए गए हैं इनमें से, और कई वर्षों से ये ऐसे ही पड़े हुए थे। रशिया भी बहुत चालू है दोस्तों, उससे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में रशिया को ये नुकसान नहीं हुआ है। बाकायदा उसके पुराने और ना इस्तेमाल में होने वाले एयरक्राफ्ट इन यूक्रेनियों ने ड्रोन से ख़त्म किए और यूक्रेनी अपने कंधे को ऐसे थपथपा रहे हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली।
इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों ही मिलकर एक एडवांस एंटी स्टेल्थ रडार को तैयार कर रहे हैं, जो कि दुश्मनों के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को पकड़ने में सक्षम होगा, जो अक्सर रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये रडार बिल्कुल नया रडार है। ये VHF जो सूर्य है उससे अलग हो सकता है। दरअसल ये जो नया रडार है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी प्लस हाई पावर रडार टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसके जरिए दुश्मनों के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और ड्रोन ही पकड़े जाएंगे। रेंज 400 किलोमीटर है। ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें रडार की पावर, हीट कंट्रोल और इस नए सिस्टम में रेडॉम, IFF रडार, कम्युनिकेशन टावर, पावर सिस्टम और कूलिंग यूनिट और लाइटनिंग अरेस्टर शामिल किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इन रडारों को नेटवर्क के साथ जोड़कर डिप्लॉय किया जाता है तो हर दिशा को कवर मिल जाएगा। इससे कोई भी दुश्मन का जो फाइटर जेट है वो छिप नहीं पाएगा और फिर तुरंत मिसाइल या फिर फाइटर जेट से जवाबी हमला किया जा सकता है। वहीं दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल अंबानी भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने नेक्स्ट जनरेशन के 155 आर्टिलरी शेल्स डिज़ाइन और विकसित कर लिए हैं और ये शेल्स पूरी तरीके से देशी टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। इनके डिज़ाइन और प्रोडक्शन में डीआरडीओ के ARD पुणे का भी साथ मिला। 10 भारतीय कंपनियों को सप्लाई चेन में भी जोड़ दिया गया है और मैं आपको बता दूं कि अब तक की कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसने कि बड़े पैमाने पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। बाकायदा आपको मैं बता दूं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को यंत्रा इंडिया लिमिटेड के साथ इस क्षेत्र के लिए चुना गया था, जो कि एक सरकारी कंपनी है, लेकिन अब ये कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री से अगले 10 साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पाने का लक्ष्य रख रही है। इसके अलावा ये यूरोपीय देशों को भी एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं, जहां कम से कम 4 लाख करोड़ के आर्टिलरी एम्यूनिशन की डिमांड है। यहाँ पर रिलायंस महाराष्ट्र के रत्नागिरी में धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी में एक बड़ी फैक्ट्री तैयार कर रही है, जहां पर 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और इस फैक्ट्री में सालाना 2 लाख शेल्स और 10,000 टन एक्सप्लोजिव और 2,000 टन प्रोपेलेंट बनाए जाएंगे और ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों चाइना अब जल्द ही J-35A की सप्लाई करने वाला है पाकिस्तानियों को और इवन दोस्तों J-35A में पाकिस्तान को PL-17 एयर टू एयर मिसाइल भी मिलने वाली है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है और पाकिस्तान को इस डील के तहत 40 J-35A मिलेंगे। वहीं दोस्तों इंडोनेशिया को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल इंडोनेशिया अब चाइना के साथ J-10C को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। बाकायदा इंडोनेशिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है। इवन चाइना ने उन्हें न केवल J-10C बल्कि वेपन्स और फ्रिगेट देने का भी ऑफर दिया है। इससे पहले अमेरिका की इंडोनेशिया के साथ F-15EX फाइटर जेट को लेकर बातचीत चल रही थी और मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को भी लिस्टेड कर चुका है, जो कि उसे अब मिलने वाले हैं। लेकिन इस डील से दोस्तों अमेरिका को बड़ी टेंशन हो सकती है कि उनके फाइटर जेट्स अब कोई नहीं ले रहा है इतनी जल्दी और इंडोनेशिया को अगले साल 6 राफेल फाइटर जेट भी मिलने वाले हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक बात तो कहनी चाहिए कि अगर इंडोनेशिया के पास J-10 और राफेल दोनों आ जाते हैं तो आप ये समझिए तो फिर सारी टेक्नोलॉजी तो ये आपस में शेयर कर लेंगे और भारत और पाकिस्तान के बीच भी इसी चीज़ को लेकर जंग है। यही वजह है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रांस को भी खेलना पड़ेगा गेम कि राफेल फाइटर जेट के साथ J-10C ऑपरेट नहीं हो सकता है और ख़ास करके ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ भारत का पड़ोसी पाकिस्तान जिसके पास J-10C ऑलरेडी है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानकारी लीक कर सकते हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इतना देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।